हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ कुछ। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए ये किस काम में आता है। ये इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट और इलेक्ट्रिशियन में जो भी है, ये अंडरग्राउंड जो केबल्स होते हैं उसके फॉल्ट निकालने के भी काम आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टेंस होते हैं, जो मैंने बना रखा डायग्राम पहले से ही, ताकि थोड़ा समय की बचत हो। देखिए, पी क्यू आर एस, पी एंड क्यू, ये जो 2 रजिस्टेंस होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनबिल्ट होते हैं। इनकी वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है, राइट। और ये जो हमारा आर रजिस्टेंस है ये वेरिएबल होता है, और जो अननोन रजिस्टेंस है वो होता है एस। हमें एस का कैलकुलेट करके पता करना होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज ने, जो व्हीट स्टोन है, जो भी जिसने भी इसका आविष्कार किया था, साइंटिस्ट ने, उसने इसको बैलेंस करके पता लगाया कि अगर ये, देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी है, ये स्विच है, राइट। तो उसने क्या पता किया कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस में है तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बीच में जी, इसके अंदर करंट जीरो होगी, राइट। जीरो होगी उस कंडीशन में, जब इसका ये बैलेंस होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, P अपॉन क्यू इजकल टू R अपॉन एस। ये इसका रिलेशन है। किस कंडीशन में? जब ये बैलेंस होगा। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आएगा कि भाई प्रूफ करिए कि P अपान क्यू इजकल टू R अपान एस व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा इस तरीके से बताऊंगा कि ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, एक बार के देखने में ही, ठीक है। अब देखिए, इसमें लगी हुई है बैटरी। सपोज इसमें यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, ये हमारी क्या है, आई, ओके। इस सारे में करंट फ्लो होकर के लास्ट में जो हमारी करंट निकलेगी वो भी हमारी आई ही होगी, राइट। यानी आई करंट इसके अंदर गई और आई करंट ही हमारी वापस आ गई। जो इसके अंदर करंट का क्या हुआ वो देखिए। सपोज जब ए पॉइंट पे हमारी करंट जाएगी तो क्या होगा, ये 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तो इसमें जो हमारी ए बी आर्म्स है, और एक जाएगी हमारी ए डी के अंदर, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर जो हमारी करंट गई है वो है आई 1, राइट। और इसमें जो करंट आई हमारी वो है आई 2, ओके। आई 1 आई 2। जब ये करंट हमारी आगे गई बी पॉइंट पे, अब बी पॉइंट पे भी हमारे 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जो करंट आएगी हमारी, ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट आएगी ये आएगी आई 3। देखिए, ये मैं जो करंट मान रहा हूँ आई 1 आई 2 आई 3, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ही मानी जाएंगी। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है, आप उसमें मत जाइए। और ये आई 3 आ गई, और इधर जो करंट आई हमारी इस साइड में वो आएगी हमारी, देखिए, आई 1 इधर गई, आई 2 इधर आई, आई 3 गैल्वेनोमीटर में गई, और यहाँ आई हमारी आई 4, राइट। अच्छा, आई 4 अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है? देखिए, यहाँ से आई 1 माइनस आई 3, भाई आई 1 गई ना इधर को, तो इधर आई 3 आई, तो आई 4 बराबर हो जाएगी हमारी आई 4 इजकल टू आई 1 माइनस
I3 नेचुरली है। अब यहाँ आई I4। अब आप देखिए कि जो डी पॉइंट पे आई करंट हमारी कौन सी आ रही है, I3 आ रही है। डी पॉइंट पे हमारी I2 भी आ रही है। तो ये दोनों करंट मिल करके कहाँ आएंगी, ये आएंगी DC में। ये आर्म्स DC है और इसका हम रख देते हैं नाम I1, I2, I3, I4 और ये हो जाएगी हमारी I5। अब देखिए हम इसे, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, अब जब गैल्वेनोमीटर में 0 होगी तो हमारी क्या होगा, I3 भी 0 होगी। अगर गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सुई बिल्कुल यूं खड़ी होगी। गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दूं, ये आम एम मीटर की तरह नहीं होता। इसका जो निडल होता है, जो वो बिल्कुल बीच में होता है, 0 पे। लेफ्ट राइट माइनस प्लस इस तरह का होता है। अगर ये गैल्वेनोमीटर हमारा 0, लेकिन 0 आएगा कब, क्योंकि हमारे बैलेंस करने पर। बैलेंस कैसे होगा, वो होगा ये जो आर रेजिस्टेंस है इसको बैरी करके हम इसको इतना चेंज करते हैं रीडिंग इसकी कि यहाँ पे हमारा 0 शो करेगा। जब इसमें 0 शो करेगा इट मीन इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रही। करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, I3 बराबर 0। ओके, अगर I3 0 हो गई तो क्या होगा, I4 बराबर क्या होगा, देखिए I4 बराबर हो जाएगा I1 माइनस I3 मतलब 0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गई। तो ये हो जाएगा I4 बराबर I1। यहाँ तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब आप देखिए इसमें आगे चल के हम क्या करते हैं, हमने मान लिया ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें कितना वोल्ट है, इस चारों आर्म्स में कितना कितना वोल्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे आइए आप, कि सपोज वोल्टेज BAB, ये क्या होगा, ये बराबर होगा पॉइंट A की वोल्टेज, जो इसका वोल्टेज डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, पॉइंट A की वोल्टेज माइनस B की वोल्टेज यानी कि BB, ये बराबर होगा किसके भाई, B = IR से क्या निकलेगा, ये रेजिस्टेंस P है हमारा, तो ये हो जाएगा I1 × P। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, BAB बराबर BA माइनस BB = I1 × P। P क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं वोल्टेज डिफरेंस BC। ये हो जाएगा हमारा BC, ये बराबर होगा वोल्टेज BB माइनस वोल्टेज BC, यानी कि ये बराबर हो जाएगा I4 × Q। I4 × Q, इसको हम इक्वेशन नंबर कर लेते हैं 2। ठीक है, अब आप इसमें आ जाइए, वोल्टेज BAC D, ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज BA
माइनस बी डी, ये बराबर होगा I2 इंटू आर। इसको ये इक्वेशन मान लीजिए आप 3। अब इस आर्म्स को लेते हैं वोल्टेज डी सी, ये बराबर होगा वोल्टेज बी डी माइनस वोल्टेज बी सी, ये बराबर करंट I5 है, तो I5 इंटू एस। एस क्या है हमारा? अननोन रेजिस्टेंस, इसी को हमें निकालना होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4। ठीक है, अब हम इसका इस पॉइंट का और हम वोल्टेज निकाल के देखते हैं। किसका? ये जो हमारा जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये क्या होगा? वोल्टेज बी डी, वोल्टेज बी और डी, ये बराबर होगा, देखिए गैल्वेनोमीटर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, 100% होगा कोई ना कोई रेजिस्टेंस। तो इसको हम I3 इंटू ये हो जाएगा हमारा, पहले ये देख लें हम, बी डी माइनस सॉरी बी बी माइनस बी डी, ये बराबर हो जाएगा यानी कि I3 इंटू गैल्वेनोमीटर, मैं इसको जी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ये हो गया इक्वेशन 5। अब यहाँ पे बारी आती है, जब हमारा I3 0 है, राइट, तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा बी माइनस बी डी, ये बराबर हो जाएगा, भाई ये 0 होगा तो ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए ये हो जाएगा बी बराबर पी डी के। ओके, अब हमें किस तरीके से प्रूव करना है, इसका मैं एक आपको आसान सा मेथड बता रहा हूँ। देखिए, ये आप इस पर ध्यान दो, P/Q R/S। हमें इन जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम देखते हैं P कहाँ पर है। ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर P है। ओके, और R किस में है? इक्वेशन नंबर 3 में। अगर हम ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएं, तो हमारी ये जो वाली जो कंडीशन है, ये पूरी हो जाएगी, यानी कि हम ये इक्वेशन बराबर इसके। अब कैसे होगी? देखिए, 3 इक्वेशन क्या है? बी ए माइनस बी डी। ओके, और इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पे बी बराबर बी डी, यानी कि हम यहाँ पे बी डी लिख सकते हैं। भाई ये जो है हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी, ए इसकी जगह पे। ओके, अब आते हैं 3 नंबर में। 3 ये है ही हमारा बी ए माइनस बी डी। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप देखिए, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? I1 P इक्वल टू, ये है हमारा I2 R।
इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हमारा देखिए ये इक्वेशन हो गया और 3 हो गया। हमारे पास ये 2 इक्वेशन और बची हैं। अब इसमें देखते हैं हम हमारा, ये देखिए फिर यहाँ आ जाओ आप, क्यू देखते हैं। क्यू है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एस किसमें है? इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू होना चाहिए इक्वेशन नंबर 4। इस तरीके से हम पहले ही उसी हिसाब से हम इक्वेशन को बनाते हैं। अब देखो, ये है हमारा बी बी माइनस बी सी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 4 है इसमें क्या है? बी डी माइनस बी सी। ध्यान देना, जब हमारा बी बी बराबर बी डी, ठीक है, बी बी बराबर क्या आ गया? बी डी के। देखिए ये चीज, ये क्या आ गई? बी बी बराबर बी डी के। यानी कि हम यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4, ये हम बी बी की जगह बी डी लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम? बी डी ये लिख दिया। अब ये बी डी माइनस बी सी और ये भी बी डी माइनस बी सी। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्या? ये इक्वेशन नंबर हमारा 2i4 इंटू क्यू, i4 इंटू क्यू, ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 i5 इंटू आर। ठीक है, इसको भी कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर से हमें ये आसानी रहेगी ताकि हमें एक पहचान हो सके, इसमें हमारी जो इक्वेशंस हैं हमारे रिल नहीं जाए। अब आप देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम इक्वेशन नंबर 7 से डिवाइड करें तो देखो क्या होगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए मैं और नई लाइन नहीं लिख रहा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 को 7 से डिवाइड करूँ तो ये लो जी, यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, डिवाइड हो गया। अब यहाँ I1 है, यहाँ I4 है। अब आप फिर यहाँ आ जाओ, I4 इक्वल टू किसके है? I4 बराबर I1 के। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे I4 बराबर क्या है? I1 माइनस I3। तो जब हमारा I3 जीरो हो गया तो क्या हुआ कि I4 बराबर I1, यानी कि मैं यहाँ पे ये जो है हमारा, मैं यहाँ पे I1 लिख सकता हूँ, यानी कि ये हमारा कट जाएगा। कोई डाउट? अब आ जाइए I2 और I5 में, इनमें क्या रिलेशन है? अब I2 है ना बराबर किसके है? I2 और प्लस I3, ये बराबर हमारे I5 के। ठीक है, I2 प्लस I3 बराबर I5। मैं देख ले, यहाँ पर कर लेते हैं I5 ये बराबर है I2 प्लस I3 के। जब I3 जीरो है तो नेचुरली I5 इक्वल टू I2। ओके, क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे I2 और I5 किसके बराबर है? I2 के, यानी कि हमारा ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 7, ये हमारा 4, ये मेरा एस है। सॉरी, यहाँ पे मुझे एस लिखना था, इसमें गलती हो गई है। ठीक है, अब आप देखिए अब क्या बन गया हमारा, यही वाली चीज आ गई जो हम निकालना चाह रहे थे, वो ये चीज आ गई। देखो P अपॉन Q ये बराबर आ गया R अपॉन S के, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये हम इसी से अब हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास
P और Q ये हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस हैं, S हमारा अननोन है और R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है, चौथे रेजिस्टेंस की आराम से निकल आएगी। इसका इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंटेशन में, रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, फॉल्ट लोकेशन में, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट।